अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नॉवल शटर आइलैंड की प्लॉट समरी। ये नॉवल लिखा है राइटर डेनिस लेहैन ने और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नॉवल है और हम कह सकते हैं कि मिस्ट्री से भरपूर। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके अंदर आते हैं और मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉवल है। सो चलें, बग़ैर कोई देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि सब मेन चीज़ मैंने सबसे पहले बता दी कि अमेरिकन राइटर ने लिखा है जिनका नाम है डेनिस लेहैन। और यॉनरा के बारे में मैंने अभी बताया कि ये है थ्रिलर या मिस्ट्री, और अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ये है साइकोलॉजिकल थ्रिलर या साइकोलॉजिकल मिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी के साथ, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा डील किया गया है। और हम ये अंदर जब इसके अंदर डीप जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग इसके अंदर साइकोलॉजी को डील किया गया है। फिर सेटिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो ईयर 1954 है, जिसमें जो ईयर दिखाया गया है इस नावल के अंदर। और जो प्लेस है वो है शटर आइलैंड, और ये बॉस्टन हार्बर आइलैंड से इंस्पायर होके राइटर ने शटर आइलैंड की प्लेस को चूज़ किया है। अब ये जो नावल है ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और ये चारों के जो चैप्टर्स हैं ये 4 दिन हैं। मतलब जो डे 1 है इसके अंदर वो चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 में ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रोलॉग है, और उसके बाद जो है वो डे 1 स्टार्ट हो जाता है। फिर डे 2 यानी चैप्टर 2, इसी तरह चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो हैं वो भी डेज़ 3 और 4 हैं। सो इसके अंदर हम जब देखेंगे, जो 4 दिनों पे मुश्तमिल एक जर्नी दिखाई गई है इस शटर आइलैंड पे, जो कि 2 यूएस आर्मी के मार्शल्स आके इसके ऊपर करते हैं। सो चलें हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, इसकी प्लॉट समरी को। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि इसके 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक है एडवर्ड डैनियल और दूसरा है चक। ये दोनों हैं यूएस मार्शल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये दोनों वर्ल्ड वॉर से वापस आए हैं। जैसा अभी हमने देखा कि 1954 इसकी सेटिंग बताई गई है, तो जो हमारी वर्ल्ड वॉर 2 थी वो 1945 में ख़त्म होती है। तो मतलब उसके 9 साल के बाद की इसकी सेटिंग है। तो ये दोनों जो हैं ये वर्ल्ड वॉर में भी शामिल थे। और जो एडवर्ड डैनियल है मेन कैरेक्टर, उसका निक नेम है टेडी। इस नावल के अंदर काफ़ी जगह पे टेडी, और मैं अब प्लॉट समरी को भी एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी जगह टेडी बोलूँगी, तो इसका मतलब है कि मैं एडवर्ड डैनियल की बात कर रही हूँ। तो ये दोनों अब यहाँ पे क्यों आए हैं, किधर, शटर आइलैंड में। अभी हम देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं बोट के थ्रू, एक फेरी है उसके थ्रू आ रहे हैं, और उनका मकसद यहाँ आने का है कि इस आइलैंड के ऊपर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एशक्लिफ हॉस्पिटल, और वो क्रिमिनली इंसेन लोगों के लिए है जो कि उनकी लाइक मेंटली थोड़े से अपसेट हैं, और साथ ही उनका बैकग्राउंड थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो वो डेंजरस किस्म के पेशेंट्स हम ये कह सकते हैं। तो वो उनको इस हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो ये दोनों यूएस मार्शल्स इस हॉस्पिटल में पर्टिकुलरली आ रहे हैं, और यहाँ आने का उनका मकसद ये है कि यहाँ की एक पेशेंट है रेचल सोलेंडो, जो कि डिसअपियर हो गई है अचानक से किसी तरीके से। यही मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए वो दोनों आ रहे हैं कि वो पेशेंट कहाँ चली गई है अचानक से, कि डॉक्टर्स को, वहाँ की इवन सिक्योरिटी स्टाफ किसी को नहीं मिल रही। तो ये केस है जो इन्होंने सॉल्व करना है। और जो डे 1 का जो चैप्टर 1 है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है वो पूरा लाइक सीन जिसमें ये लोग आ रहे हैं इस आइलैंड की तरफ, उस फेरी के अंदर का जो सीन है। तो मैं थोड़ा सा उसमें भी बता देती हूँ कि उसमें क्या बताया गया है कि ये दोनों, चक और टेडी, दोनों उस फेरी के अंदर हैं। दोनों अपने वर्ल्ड वॉर के किस्से आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब कैसे सोल्जर्स को क्या कुछ फेस करना पड़ता था, और सारी अपनी बातें। और वो बातें आपस में डिस्कस करने के दौरान ही चक जो है वो टेडी को ऑफ़र करता है सिगरेट्स और साथ में अल्कोहल। तो टेडी सिगरेट तो ले लेता है क्योंकि वो अपनी सिगरेट भूल आया है, बट वो अल्कोहल नहीं लेता क्योंकि वो कहता है कि अब मैंने अल्कोहल पीना छोड़ दिया। ऑब्वियसली जो सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर और दूसरी वॉर्स के अंदर वो पी लेते थे अपने आप को, जो है वो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ उसको रिफ़्रेशमेंट या एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हुए पीते थे। लेकिन वो कहता है कि मैंने अब अपनी वाइफ की डेथ के बाद ड्रिंक करना छोड़ दिया। अच्छा, फिर अल्कोहल को रिफ्यूज़ करते हुए सिगरेट ले लेता है और साथ साथ सिगरेट पीता रहता है, और ये दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, वही कि जो भी वर्ल्ड वॉर की बातें, अपनी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और साथ में हमें एक और चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि जो टेडी है उसको सी सिकनेस है, उसको समंदर से थोड़ा खौफ आता है, उसको समंदर में ट्रैवल करना इतना नहीं पसंद। तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, वो कहता है कि मुझे ना माइग्रेन का अटैक होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि माइग्रेन एक
काइंड ऑफ सर दर्द होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शदीद होता है, और मोस्टली लोगों को जब ये माइग्रेन का अटैक होता है तो ये आधे सर में दर्द होता है। तो उसको माइग्रेन फ़ील हो रहा होता है कि मुझे माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है, और जिसकी वजह से उसके सर में थोड़ा बहुत दर्द होना स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब इस पूरे सीन के आगे जब हम चलते हैं तो ये लोग पहुंच गए हैं फेरी से कहाँ, शटर आइलैंड पे। शटर आइलैंड पे आने के बाद ये उस हॉस्पिटल में आते हैं जो कि है एश क्लिफ हॉस्पिटल। आइलैंड पे जब ये लैंड करते हैं, मतलब इनकी बोट जब आती है ज़मीन के पास, ये उतरते हैं वहाँ से, तो ये देखते हैं कि वहाँ पे इनके पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि हॉस्पिटल में भी हैं, और हॉस्पिटल के गिर्द जो समंदर का इलाका है वहाँ भी सारे चट्टानों वगैरह पे बैठे हुए हैं गार्ड्स। फिर वो वहाँ से आते हैं, हॉस्पिटल को थोड़ा लाइक जायज़ा लेते हैं, ऑब्वियसली न्यू जगह पे आए, इधर उधर से उसको पूरा देखते हैं। फिर उसके अंदर आते हैं। वहाँ पे आने के बाद उनको बताया जाता है कि जो केस वो इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसके पास उनको लेके जाया जाता है। तो रेचल सिलेंडो का रूम, वहाँ पे उनको लेके जाया जाता है। वो देखते हैं रूम में जाने के बाद कि वहाँ पे सब कुछ लाइक नॉर्मल है, और जूतों का पेयर भी वहाँ पे पड़ा है, मतलब वो उसके जो जूते होते हैं रेचल सोलेंडो के वो वहीं पड़े होते हैं, जिससे टेडी ये अंदाज़ा लगाता है कि वो अपने जूते भी पहन कर नहीं गई। इट मीन्स वो नंगे पाँव ही गई है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती होगी, और अगर गई होगी तो इट मीन्स के उसके पाँव भी ज़ख्मी हो सकते हैं। रूम को ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ उनको ये बताया जाता है कि इसका एक डॉक्टर था, मतलब एक वहाँ का फेमस डॉक्टर था, डॉक्टर शिहान, जो कि रेचल सोलेंडो को डील करता था, लेकिन वो डॉक्टर अभी यहाँ पे नहीं मौजूद, मतलब वो भी अचानक से किधर गायब हो गया। तो उन लोगों को ये शक होता है कि शायद डॉक्टर शिहान ने ही कोई मदद की है रेचल सोलेंडो को यहाँ से गायब करने में, मतलब उसको किसी ने तो थोड़ा हेल्प आउट किया होगा ना, कि वो ये इतने आराम से इतने सिक्योरिटी गार्ड्स इन सब के होते हुए निकल गई है और मिल भी नहीं रही, तो हो सकता है डॉक्टर ने ही उसकी कोई ना कोई मदद की हो। तो अब टेडी जो है वो ये सब सोचने में मसरूफ़ है, पूरे रूम का जायज़ा ले रहा है कि उसको वहाँ पे एक पर्ची मिलती है, एक चिट मिलती है, जिसके ऊपर लिखा होता है एक काइंड ऑफ लॉ उसने बनाया होता है, द लॉ ऑफ 4 जिसको हम कहते हैं। तो उसके ऊपर लिखा क्या होता है, उसके ऊपर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4, आई एम 47, यू प्लस यू आर 3, वी आर 4, बट हु इज़ 67। मतलब अब एक तरह का कोड उसको मिल गया है जो कि उसने डी कोड करना है, किसने, टेडी ने। अब वो ये कोड देख रहा होता है कि भाई इसको हमने डी कोड कैसे करना है। मतलब वो कहता है कि ये जो कोड मुझे मिला है ना, ये कोड डी कोड होगा तो ही हम रेचल सोलेंडो तक पहुंच सकते हैं, मतलब ये उसने खुद हमारे लिए छोड़ा ताकि हम इस चीज़ को डी कोड करें। अच्छा, अब ये कोड वो ले चुका है, अब उसको ये कोड भी डी कोड करना है, और साथ ही साथ उसका यहाँ आने का एक और मकसद भी है, यानी कि यहाँ वो आया है इस हॉस्पिटल में, इस एश क्लिफ हॉस्पिटल में। पहला मकसद उसका है रेचल सोलेंडो को ढूंढना, जिस केस को वो सॉल्व करने के लिए आया है, और दूसरा मकसद उसका है एंड्रयू लेडिस को ढूंढना। अब एंड्रयू लेडिस कौन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसकी वाइफ जो है उसकी डेथ हो गई थी डोलोरेस की, मतलब जो टेडी की वाइफ डोलोरेस थी उसकी डेथ हो गई थी। अब उसकी डेथ कैसे हुई थी, ये टेडी कहता है कि मेरी वाइफ को मारा था, मर्डर किया था उसका एंड्रयू लेडिस ने, जो कि एक बंदा था। अच्छा, ये जो बंदा था इसने उसको किस तरीके से मारा था, वो कहता है कि इसने मेरे घर को आग लगाई थी एंड्रयू लेडिस ने, और इस तरीके से मेरी वाइफ जो है वो अंदर ही जल के मर गई थी। तो अब ये जो इसकी है मतलब जो मर्डर था उससे उसने लेना था बदला, तो वो चाहता था कि अब वो बंदा भी इधर ही है, एंड्रयू लेडिस भी इधर ही है, तो अब मैं उसको ढूंढूंगा और मैं ढूंढ के उससे यहाँ पे बदला लूँगा। अब जबकि वो ये चीज़ देखता है ये कोड, तो साथ ही उसको एक और काम मिल गया जो कि कोड है जिसको कि उसने डी कोड करना है। अब इस कोड में जहाँ लिखा है, अच्छा पूरा कोड मैं अभी आपको डी कोड करके नहीं बताती, क्योंकि जो पूरा कोड है वो नेक्स्ट मॉर्निंग ये डी कोड करता है, लेकिन यहाँ पे उसको इतना शक ज़रूर हो जाता है कि यहाँ पे एक पेशेंट नंबर 67 है, जो ये लिखा है हु इज़ 67। अभी आपको इतना बता देती हूँ कि वो सोचता है कि पेशेंट नंबर 67 कोई है जिसको कि हमें यहाँ पे ढूंढना है। अच्छा, तो यहाँ पे जो एंड्रयू लेडिस का मैंने जिक्र किया उसके नज़दीक, मतलब टेडी के नज़दीक वही पेशेंट नंबर 67 है, क्योंकि उसका कोई मतलब जैसे इनटेक रिकॉर्ड होता है इनका, एक इनटेक फॉर्म टाइप होता है कि जो भी पेशेंट यहाँ पे आएगा उसका एक फॉर्म फिलअप होगा ऑब्वियसली, तो उसका इनटेक फॉर्म क्योंकि इनको नहीं मिलता, तो फिर वो समझता है कि एंड्रयू लेडिस जो है वही 67th पेशेंट है। लेकिन इसकी पूरी स्टोरी मैं आगे बताती हूँ जब वो इस कोड को डी कोड करने लगेगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये 67th पेशेंट उसके ख्याल में ये एंड्रयू लेडिस होने वाला है, तो उसने उसको ढूंढना है वैसे भी। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये लोग आए हैं
ऑब्वियसली वो कहता है कि हमें ना और लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं रेचल के ग्रुप के, मतलब रेचल की जब भी थेरेपी सेशंस होते थे तो इसमें और लोग भी होते थे, तो हमें उनसे भी मिलना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि कोई हमें कोई अच्छा क्लू दे सकता है उसके बारे में, रेचल के बारे में। तो काफ़ी पेशेंट्स से जो है वो इंटरव्यू किया जाता है। एक पेशेंट होता है केन, जिसे लोग इंटरव्यू करते हैं, तो वो मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं है उसका इंटरव्यू, क्योंकि वो सिर्फ अपने कोल्ड फीट का ही जिक्र करता रहता है कि मेरे पाँव तो बड़े ठंडे हो रहे हैं। फिर एक और पेशेंट था पीटर ब्रीन, उसको ये लोग कहते हैं, वो यंग सा लड़का, यंग आदमी है, और उसका क्या होता है कि उसने एक ग्लास बॉटल से अपने फादर की नर्स का मर्डर किया होता है। तो वो भी काफ़ी डेंजरस बंदा होता है, लेकिन उससे भी इनको कोई अच्छी मुफीद मालूमात नहीं मिलती। फिर एक और पेशेंट का ये लोग इंटरव्यू करते हैं, लियोनारा, जो कि समझती होती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैरी पिकफोर्ड, वो अपने आप को समझती है, और वो टेडी को कहती है कि भाई ये तो चार्ली चैपलिन है। तो मतलब वो कोई फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही है, कोई हॉलीवुड और मूवीज़ और शोबिज़ इनकी दुनिया में जी रही है, और वो सबको वही कुछ समझ रही है, लेकिन ये भी कोई जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसके बाद एक इंटरव्यू करते हैं ये एक पेशेंट का, जिसका नाम है ब्रिजेट, और वो जाके इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। अच्छा, उसका बैकग्राउंड क्या है कि उसने अपने हस्बैंड को एक्स के साथ किल किया होता है, मारा होता है, उसका मर्डर किया होता है। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन यह कि इसका इंटरव्यू बाकियों की बनिस्बत थोड़ा सा अहमियत का हामिल है, कि जब वो इससे इंटरव्यू कर रहा होता है तो उसके बीच में जब ये इससे पूछता है कि भाई आप किसी एंड्रयू लेडिस नामी बंदे को जानती हैं, तो ये थोड़ी सी ना मतलब घबराई हुई सी अचानक हो जाती है, और फिर फ़ौरन से कहती है कि नहीं, मैं तो किसी ऐसे बंदे को जानती नहीं हूँ। तो उसके बाद पानी मांगती है पीने के लिए, और मतलब जैसे थोड़ा बंदा घबराने के बाद थोड़ा सा पानी मांगता है, पानी वगैरह पीती है। फिर उसके बाद इससे ये पूछता है एंड्रयू लेडिस के बाद ये पूछता है रेचल सुलेंडो के बारे में, लेकिन ये उसके बारे में भी कुछ खास नहीं बताती, सिर्फ ये उससे मांगती है। टेडी के पास एक नोट पैड होता है जिस पे वो ना इंपॉर्टेंट, जैसे कोड्स हो गए, चीज़ें हो गई, वो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो उस पर नोट कर रहा होता है, तो वो उससे नोट पैड लेती है, कुछ लिखती है और नोट पैड छोड़ती है, और फिर वहाँ से उठ के चली जाती है। तो उसका इंटरव्यू वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाद में जब वो देखता है कि मेरे नोट पैड पर उसने लिखा क्या था, वो भी काफ़ी देर बाद उसको याद आता है, तो वो नोट पैड में जब देखता है तो नोट पैड पर सिर्फ उसने एक वर्ड लिखा होता है, जो कि होता है रन। तो अब उसको ये भी नहीं समझ आता कि इसने मुझे रन क्यों लिख दिया है। लेकिन यह है कि इस रात, जबकि वो सारा दिन गुजर चुका है टेडी का, उसने ये सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, सब कुछ किया है, तो रात में उसको जब वो सोता है तो काफ़ी ज़्यादा टेरेबल ख्वाब आते हैं, अजीबोगरीब नाइटमेयर्स ख्वाब आ रहे होते हैं, जिसमें इसकी वाइफ से रिलेटेड भी होते हैं कि इसकी वाइफ जल गई है। इसको लगता है कि मेरी वाइफ वापस आ गई है, वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर रहा होता है, कि उसको फिर याद, मतलब उसके उसी ख्वाब में याद आता है कि वो तो जल के मर गई थी, वो तो ज़िंदा नहीं है। तो अजीबोगरीब किस्म के इसको ख्वाब आते हैं। जब ये सुबह सो के उठता है तो ये अचानक कहता है कि ओ मैंने तो कोड को डीकोड कर दिया। तो वो कोड को कैसे डीकोड करता है, जिस कोड का मैंने पहले जिक्र किया था कि ये द लॉ ऑफ 4 वाला जो कोड था, ये इसको कैसे डीकोड करता है। ये कहता है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर बन रहा है वो है 13। 13 कैसे बन रहा है कि अगर हम बाकी नंबर्स, जैसे मैंने बताया था कि इसमें था आई एम 47, यू आर 3, वी आर 4, बट हु इज़ 67। तो बाकी जो नंबर्स हैं यानी 47, 3 और 4, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 54, और हम 54 को 67 में से जब माइनस करें तो हमारे पास बनता है 13। लाइक थोड़ी सी मैथ्स आ गई है। सिंपली आप कहें कि इन सब को जब हम सॉल्व करें, जो चार नंबर्स हैं 67, 47, 3 एंड 4, 67 में से सबको आप माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 13। तो 13 नंबर जो है वो रेचल सुलेंडो के नाम के लेटर्स भी 13 है। ठीक है, तो ये वो कहता है कि 13 नंबर एक इम्पॉर्टेंस का हामिल है इस हमारे केस में, और लगता है कि रेचल सुलेंडो जो है वो 13 नंबर उसको कोई ज़्यादा ही पसंद था या स्पेशल था उसके लिए, वो इस तरह से कहता है। फिर इसके अलावा जो मेन वो कहता है कि मैंने डी कोड किया है कोड को, वो ये है कि आई एम 47, यानी 47 वो कहते हैं कि भाई रेचल सुलेंडो का जो नाम है, अगर उसके हम हर लेटर को अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स दें, जैसे ए जो है वो 1 होगा, बी जो है वो 2 होगा, सी जो है वो 3 होगा, इसी तरह करते करते हर लेटर को हम उसके ऑर्डर वाइज नंबर देते जाएँ, तो रेचल सुलेंडो का जब पूरे नाम के लेटर्स का सम किया जाएगा तो वो 47 हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम 47 ये हो गया। फिर वो कहते हैं यू आर 3। अब यू आर 3 में उसके बच्चे हैं कि उसके 3 बच्चे थे। रेचल सुलेंडो के बारे में इन लोगों को बताया जाता है केस में कि उसके 3 बच्चे थे, जिन तीनों को उसने डबो के मार दिया था।
तभी उसको यहाँ पे लाया गया था और वो यहाँ इस एश क्लिफ हॉस्पिटल में उसके बाद से ही है और इसी वजह से वो थोड़ी सी पागल सी हो गई है। तो UR3 में उसके 3 बच्चे आ गए। फिर आ गया VR4। अब 4 क्यों हो गया? क्योंकि ऑब्वियसली 3 बच्चे थे, एक वो खुद थी, तो 4 हो गए, तो VR4। फिर उसके बाद बट हु इज़ 67, तो 67 कौन है? तो इसमें वो कहता है कि 67 यहाँ का एक ऐसा पेशेंट है जो कि मिसिंग है, मतलब जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। तो उसको फिर वही वो कहता है कि वो एंड्रयू लेडिस है जो 67 पेशेंट है जो कि मिसिंग है, जिसको कि मैंने रेचल सोलेंडो को तो ढूंढना ही है, उसको भी मैं ढूंढूंगा कि वो कहाँ है। ठीक है, तो ये वो कहता है कि मैंने कोड को डी कोड कर दिया। जब वो सुबह उठता है वो कहता है मैंने कोड डी कोड कर दिया है। फिर इसके बाद अब वो आज मतलब जो सेकंड डे स्टार्ट होता है, जो आज का दिन उसके लिए स्टार्ट होता है, उसमें वो कहता है कि अब मैंने एंड्रयू लेडिस के बारे में इस दिन में लाजमी पता करना है। तो उसके लिए वो कहता है कि मैं जाऊंगा, एक इनका होता है वार्ड C, एक स्पेशल वार्ड है जिसको ना इसने इन्वेस्टिगेट करना है। उस वार्ड के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लोगों को रखा गया है। तो कहता है शायद एंड्रयू लेडिस उस वार्ड के अंदर हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक मर्डरर है, उसने मेरी वाइफ को मारा था, तो उसको एक ख़तरनाक वार्ड में ही रखेंगे जहाँ पे सारे ख़तरनाक पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी इन लोगों को जाना होता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ जाएं, वहाँ पे ना मौसम बहुत ख़राब होता है, बाहर होता है काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म, और उस स्टॉर्म की वजह से जो है वो बाहर के रास्ते वगैरह फुल, क्योंकि बारिश हो रही होती है, तूफ़ान हो रहा होता है फुल, तो बाहर के जो रास्ते हैं उनमें थोड़ा फ्लड टाइप सा आ जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, तो ये लोग ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। और स्टॉर्म की वजह से ये थोड़े रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं, इनको थोड़ी गेम्स वगैरह दी जाती हैं कि आप अपने रूम में बैठ के खेल लें इस तरीके से। तो वो चक और टेडी आपस में खेल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है इनकी एक मेन डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर कॉले। तो डॉक्टर कॉले से जब इनकी बातचीत होती है, जब उसको रेचल सोलेंडो के बारे में बताता है, पेशेंट्स के बारे में ये लोग पूछगछ करते हैं जब, तो इनको पता चलता है कि ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट्स के उसके क्या तरीक़ेकार हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। इस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स के तरीक़ेकार हैं, जो मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स लिखा है, उनको ट्रीट करने के कि एक साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं इनको। अच्छा, इन साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी, लाइक आगे इसका एक आएगा प्रॉपर। तो वो कहते हैं कि इनको ये दिए जाते हैं, ठीक है। फिर कन्फाइनमेंट एंड सर्जरी, इनके लिए कन्फाइनमेंट और सर्जरी यानी कि यहाँ पे इनको कैद रखा जाता है, इनकी सर्जरीज़ वगैरह की जाती हैं। ये 2 तरीके होते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के। लेकिन टॉक थेरेपी, डॉक्टर कॉले कहता है कि सबसे अच्छी होती है, मैं इसके हक़ में ज़्यादा हूँ कि टॉक थेरेपी की जाए। टॉक थेरेपी यानी कि जो साइकोथेरेपिस्ट यूजुअली करते हैं कि पेशेंट के साथ बातचीत करके ही चीज़ों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं वो ऐसे ड्रग्स हैं कि जिनसे बंदे की याददाश्त जा सकती है, तो ये ज़्यादा खुल के नहीं बताते कि हम हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग बोलते हैं कि हम सर्जरीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ मेडिकेशंस देते हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया जाता यहाँ पे। अब ये जो ड्रग्स हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, इनको हम देखेंगे कि कैसे, कौन बताता है एडवर्ड को कि इस तरह के कोई ड्रग्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये दोनों मतलब चक और टेडी जो हैं वो डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं, वो इधर उधर पता कर रहे हैं कि कैसे हमने रेचल सोलेंडो को ढूंढना है, कि अचानक इनको खबर मिलती है कि रेचल सोलेंडो अपने रूम में आ चुकी है और वो वापस आ चुकी है। और वो तो मतलब अजीब तरीके से वापस आ गई, जैसे अजीब तरीके से घूमी थी वैसे ही अजीब तरीके से वो वापस आ गई है। तो ये दोनों भागते हुए उसके रूम में आते हैं चेक करने के लिए कि क्या वो सच में आ गई है। तो वहाँ वो एक लड़की बैठी होती है जो कि वो कहते हैं कि रेचल सोलेंडो आ चुकी है। तो अब वो जाता है उसके पास, उसको लाइक इन्वेस्टिगेट करने के क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गई थी। तो वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से एक्ट कर रही होती है कि वो सही से कुछ नहीं बोल रही होती है, और वो कहती है, वो ये समझती है कि उसका जो हस्बैंड है वो कहीं दूर रह रहा है, क्योंकि वैसे इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। वो समझती है कि उसके हस्बैंड कहीं दूर रह रहा है, और उसके जो बच्चे हैं उस जिनको कि उसने मार दिया था पानी में डबो के, वो ये कहती है कि भाई वो तो बाहर खेलने गए हुए हैं और मैं अपने घर में हूँ। वो इस हॉस्पिटल को अपना घर समझ रही है और वो कहती है कि मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ। अब जब वो टेडी को देखती है तो वो अचानक से टेडी को लाइक मिस्टेक उसकी यहाँ पे एक होती है कि वो टेडी को अपना हस्बैंड समझती है। वो अचानक कहती है कि वो ये तो मेरा हस्बैंड आ गया, और वो बिल्कुल उसके साथ ना जैसे अपने हस्बैंड को देख के बहुत खुश हो, वो वैसे हो रही है। और टेडी भी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि इसको क्या हो गया, ये मुझे अपना हस्बैंड क्यों कह रही है, और वो उसको हस्बैंड समझना शुरू हो जाती है, उस तरीके से उससे बात करने लग जाती है।
टेडी इस चीज़ में अजीब सा हो रहा है और साथ ही टेडी को फिर से कोई माइग्रेन का अटैक होने वाला हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ देख के ऑब्वियसली उसकी अपनी वाइफ की डेथ हुई है, डोलोरेस, जिसके मर्डरर को वो यहाँ ढूंढने आया हुआ है, और ये सब सिचुएशन देख के वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहा और उसके अपने भी सर में थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो गया है, और वो उस लड़की को, रेचल को, अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो रही। अब अचानक रेचल मतलब इस सीन से रेचल की पर्सनालिटी और उसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ये पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वो उसको अपना हस्बैंड समझती है और अचानक थोड़ी देर बाद वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है कि भाई तुम तो एक रेपिस्ट हो, तुम तो अच्छे आदमी नहीं हो, और उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। तो वो लोग उसको कोई ना कोई सेडेटिव्स वगैरह दे के पुरसकून कर देते हैं, और साथ ही टेडी को भी कोई ना कोई पिल्स होते हैं वो दिए जाते हैं कि अपने सर दर्द को थोड़ा बहुत क्योर करने के लिए, कम करने के लिए वो ये पिल्स ले ले। तो वो ले लेता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी ये पूरा जो सीन होता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर, और पूरा वक्त टेडी को यही ख्यालात आते रहते हैं कि कैसे उसने अपना हस्बैंड कह दिया उसको, और वो यही कुछ सोचता रहता है और अपनी वाइफ के बारे में उसको डिफरेंट डिफरेंट ख्यालात आते रहते हैं। अच्छा, अब जबकि रियल रेचल सोलेंडो, यानी कि उन लोगों के नज़दीक जो रेचल सोलेंडो मिस हो गई थी, गुम हो गई थी, गायब हो गई थी, वो मिल गई है, तो ये कहते हैं अब हमारा यहाँ पे तो कोई काम है नहीं, हम यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमारा काम तो हो गया। ठीक है, लेकिन स्टॉर्म इतना शदीद होता है कि यहाँ से जा नहीं सकते, और वो कहते हैं कि अभी हम फेरी को चला नहीं सकते क्योंकि स्टॉर्म बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो उसी वेट करने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि क्योंकि उसका दूसरा मकसद होता है एंड्रयू लेडिस को ढूंढना, एडवर्ड डैनियल का, तो वो कहता है मैंने अभी अपने दूसरे मकसद को हासिल करना है, मैंने एंड्रयू लेडिस को ढूंढना है। तो वो चक से कहता है कि हम दोनों ऐसा करते हैं, वार्ड सी में जाते हैं और उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, मुझे यकीन है कि वो वहीं पे होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मुजरिम है। तो ये दोनों किसी तरीके से बच के इनको जाना होता है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपना काम करने आए थे, अब ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो इनको दूसरों की किसी की नज़रों से ओझल होकर किसी तरीके से नीचे जाना है, और जो वार्ड सी होता है वो नीचे बेसमेंट की साइड पे होता है। तो अब ये क्या करते हैं, इनको ना पता चलता है एक वहाँ पे अंदर का ही जैसे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, इनको एक स्टाफ मेंबर से पता चलता है कि जो वार्ड सी के बाहर की इलेक्ट्रिक फेंस है, मतलब एक ऐसी फेंस जो खारदार तारें हैं, वो भी जिसमें बिजली का लाइक करंट पूरा छोड़ा गया होता है ताकि कोई क्रॉस ना कर सके, वो इतने शदीद स्टॉर्म और बारिशों की वजह से ना उसका करंट डिसेबल हो गया, तो वहाँ से ये लोग गुजर सकते हैं। इनको पता चल जाता है कि किस जगह से वो डिसेबल हुई है, तो ये लोग वहाँ के थ्रू एंटर करते हैं और फिर वार्ड सी में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद अब टेडी और चक जो है दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों ना अलग अलग राहों पे जाएंगे और अपना अलग अलग काम करेंगे। चक का काम होता है कि उसने पेशेंट फाइल्स में जाना होता है और वहाँ पे जाके एंड्रयू लेडिस का इनटेक फॉर्म ढूंढना होता है कि क्या वो 67th पेशेंट है, इन्होंने ये चेक करना है कि क्या उसका इनटेक फॉर्म यहाँ पे है या नहीं, क्योंकि फिर वो 67 पेशेंट हो सकते हैं। और दूसरा काम क्या होता है कि टेडी कहता है मैं जा रहा हूँ ढूंढने एंड्रयू लेडिस को, और मैं वहाँ पे जाके उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा, हो सकता है वो यहीं कहीं हो। अच्छा, वो जब ढूंढने जा रहा है तो वहाँ पे ना एक जगह से उसको थोड़ी आवाज़ आती है, वहाँ पे ना एक बिल्कुल सेल होता है, प्रिजन टाइप, जेल टाइप, वहाँ से उसको कोई ना कोई आवाज़ आती है। तो जब वो उस तरफ जाता है तो वो माचिस जलाता है वहाँ पे जाके, तो उसको नज़र आता है अंदर एक बंदा जिसका नाम होता है जॉर्ज नॉइस। अच्छा, जॉर्ज नॉइस का मैं यहाँ पे जिक्र करती चलूँ कि ये एडवर्ड डैनियल कहता है कि जब मैं आ रहा था ना इधर इस हॉस्पिटल में, शटर आइलैंड पे एशक्लिफ हॉस्पिटल में जब मैं आ रहा था, तो मुझे कहा गया था, एक यूएस के एक सेनेटर ने मुझे बताया था कि उसको जॉर्ज नॉइस नामी एक बंदे ने बताया है कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई 2 नंबर काम चल रहा है। अब वो 2 नंबर काम क्या चल रहा है, जिन ड्रग्स का मैंने जिक्र किया था ना, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, कि उस टाइप के कोई ड्रग्स यहाँ पे पेशेंट्स को दिए जाते हैं, और वो जो ड्रग्स हैं उनसे उनकी याददाश्त खो रही है, मतलब ठीक होने के बजाय वो उल्टा ही मज़ीद ख़राब हो रहा है उनका ना सारा निज़ाम अंदर का। तो ये चीज़ उसको बताई किसी यूएस सेनेटर ने, और उसको भी बताई थी जॉर्ज नॉइस ने। अब जब वो वहाँ आता है वो देखता है कि वहाँ पे तो जॉर्ज नॉइस है और वो उसको सही जेल टाइप जगह पे बंद किया होता है। तो जॉर्ज नॉइस के पास जब वो जाता है तो जॉर्ज नॉइस उसको कहता है कि इट इज़ अ गेम, ये एक पूरा गेम है जो कि तुम्हारे लिए सेटअप किया गया, तो अच्छा है तुम्हारे लिए कि ज़्यादा जल्दी जितना हो सके इस जगह से तुम निकल जाओ और यहाँ से चले जाओ। जॉर्ज नॉइस उसको ये कहता है, और साथ ही उसको ये भी बताता है कि तुम जिस वक्त से इस जगह पे एंटर हुए हो ना, तुम अकेले नहीं हो, एक भी वक्त तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई था,
मतलब इस तरीके से बात करता है, थोड़ी अनक्लियर और वेग सी बात। और जब वो उससे बात करता है इस तरीके से तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और फिर वो वहाँ से जाने के बाद भी मुसलसल सोच रहा होता है कि क्यों इसने ऐसा बोला कि मैं जब से यहाँ पे एंटर हुआ हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हर वक्त कोई था, हर पल कोई था जो मुझ पर नज़र रखे हुए था। तो जब वो ये सुनता है तो उसको ना अपने ही साथी चक पे थोड़ा सा शक होने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मुझ पे नज़र रख रहा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो मेरे साथ कोई डबल गेम कर रहा है। तो उसको चक पे थोड़ा सा ना शक हो जाता है यहाँ पे। तो वो कहता है कि चलो मैं इसको ना चेक करूँगा कि लाइक इसकी वफ़ादारी थोड़ी सी चेक करके देखूँगा। तो अब क्या होता है, जब वो सोचता है कि मैंने चक को भी थोड़ा सा चेक करना है, तो वो चक से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सामने जो लाइट हाउस है ना, हम वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करें, मुझे उस पर शक है, मुझे लगता है कि उसके अंदर ना कोई गलत काम चल रहा है, तो मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्या है। तो चक मान जाता है, चक कहता है ठीक है। तो ये दोनों जा रहे होते हैं, तो लाइट हाउस जो है वो थोड़ा सा दूर करके है, ऑब्वियसली वो समंदर के किनारे पे बना हुआ है, और समंदर और ज़मीन जिधर मिल रहे हैं उधर। अब वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से नीचे वो देखता है, मतलब जो क्लिफ टाइप सा बना हुआ है उसके नीचे वो देखता है तो कुछ रॉक्स हैं, और रॉक्स की जो है ना ढेरियाँ बनी हुई हैं बाकायदा। तो वो कहता है कि ये मुझे कोई कोड टाइप चीज़ लग रही है, तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और इस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है, तो मैं नीचे क्लाइम करूँगा। तो चक कहते हैं ठीक है तुम करो, मैं ऊपर ही वेट कर रहा हूँ, मैं नीचे नहीं आ रहा। वो कहता है ओके। तो वो उतरता है नीचे, वो देखता है सारा कुछ जो भी उसको देखना होता है। अभी वो वापस आता है कि वो देखता है वहाँ पे चक नहीं है, ठीक है, चक जो है वो मिसिंग हो गया। तो अब वो अचानक से डर जाता है कि ये क्या हो गया। फिर उसको शक भी होता है चक पे वैसे भी, तो वो इधर उधर देख रहा होता है कि अचानक वो देखता है कि एक तरफ नीचे नीचे की तरफ समंदर की लहरें, क्योंकि वो क्लिफ पे ऊपर की साइड पे खड़ा है, वो नीचे की तरफ देखता है कि वहाँ पे ना पत्थर कुछ इस तरह से पड़े होते हैं कि उसको लगता है कि चक वहाँ गिर गया। तो उसको लगता है कि चक मेरी वजह से नीचे गिर के मर गया, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉर्म तो ख़त्म, कंप्लीटली ख़त्म तो नहीं हुई थी, थोड़ी कम हुई थी। तो वो समझता है कि चक मेरी वजह से नीचे गिर गया। तो वहाँ पे फिर वो उसको बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं मैंने तो चक पे बहुत शक किया, और वो तो मेरे साथ जो है वो बिल्कुल वफ़ादार था, और वो मेरी वजह से नीचे गिर गया और वो मर गया। अब वो फिर उतरता है वहाँ पे, उतर के वो वहाँ पे देखता है कि क्या सच में चक वहाँ गिरा हुआ है। तो उसको ऊपर से खड़े होके जो दिख रहा होता है कि ये चक की शर्ट है, वो नीचे आके उसको देखता है तो वो एक्चुअली रॉक्स के ऊपर पूरे सी वीड्स ग्रो हुए होते हैं, वो उसकी शर्ट नहीं होती जो उसको उसकी शर्ट लग रही होती है। और साथ ही उसको ना एक पेपर दिख रहा होता है ऊपर से ना, वो उसको एक पेपर दिख रहा होता है जो उसको लगता है कि चक शायद ये कोई नया हिंट कोड इस पेपर पे था, वो लेने के लिए जा रहा था, या जो एंड्रयू लेडिस का कोई इनटेक फॉर्म था वो लेने वो जा रहा था। तो वो जाते जाते वो मर गया, तो वो आके देखता है तो ऐसा कुछ हकीकत में नहीं होता, वो सीवीड्स वगैरह ही होते हैं। तो वो समझता है कि यार ये क्या हो गया, चक सच में कहीं मिस हो गया। फिर उसको लगता है कि चक को तो लगता है ये लोग उठा के ले गए, ये जो कह रहा था ना मुझे कि यहाँ पे मतलब कोई है जो मेरे साथ गेम कर रहा है, तो इट मीन्स कोई था, और जो कि चक को ले गया, और अब चक के साथ पता नहीं क्या करने लगे हैं ये लोग। तो वो चक के लिए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। अब जबकि वो इधर होता है तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होना शुरू हो रहा था, क्योंकि रात होने वाली है, रात तकरीबन हो रही है। तो वो अब कहता है कि मैं इस वक्त में ऐसा करता हूँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब उसको हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया, उसको हॉस्पिटल से एक स्ट्रेन सी फीलिंग आ रही है, तो वो हॉस्पिटल में नहीं वापस घुसना चाहता। तो वो क्या करता है, उसको वैसे भी केव एक नज़र आता है उसी क्लिफ के ऊपर, क्योंकि वो नीचे उतरा हुआ है, तो उसको एक केव नज़र आता है और उस केव में थोड़ी सी लाइट होती है। तो वो कुछ भी करके क्लाइम करके ऊपर उस केव में चढ़ता है। जब वो केव में जाता है तो वो देखता है सामने एक लेडी है, और जो कि थोड़ी सी अपने पास आग जलाई हुई है जिसने। तो वो आता है तो वो फ़ौरन से ना उससे पीछे हटती है, ऑब्वियसली कोई आ गया तो वो पीछे हटती है, और वो कहती है कि मैं, वो पूछता है आप कौन हो, तो वो बताती है कि मैं रेचल सोलेंडो हूँ। अब यहाँ पे हमारे लिए कन्फ्यूजन ये है कि रेचल सोलेंडो तो मिल गई थी, तो ये कौन है। तो वो बताती है कि मैं रियल रेचल सोलेंडो हूँ, और मैं यहाँ पे एक डॉक्टर थी, मैं एक डॉक्टर थी जो कि इन पेशेंट्स को क्योर कर रही थी, इनका इलाज कर रही थी, इनके ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही थी। और इन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने मुझे ही साइकोट्रॉपिक ड्रग्स दे के मरीज़ बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैं जान गई थी कि ये लोग यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से पेशेंट्स को साइकोट्रॉपिक ड्रग्स दे रहे हैं। तो इन्होंने वही ड्रग्स पकड़ के मुझे देने शुरू कर दिए, और इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं यहाँ पे पेशेंट हूँ जो कि भाग गई है, जबकि मैं इनकी हकीकत जान गई थी। तो अब ये लोग मुझे हकीकत में पागल ना कर दें, तो मैं इसीलिए यहाँ छुप के इस केव में छुपी हुई हूँ, मैंने पनाह ली हुई है, तो तुम भी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो जब ये सारा सीन उसको पता चलता है टेडी को, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डर जाता है कि यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी गेम चल रही है, और मैं नहीं जानता था कि ये सब हो रहा है। तो पूरा जो ये केव का सीन है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है कि
उधर रेचल सिलेंडो मिल गई, इधर दूसरी रेचल सिलेंडो मिल गई, तो ये क्या सीन है। तो वो कहती है कि मैं रियल रेचल सिलेंडो हूँ, जो कि एक डॉक्टर थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे अब क्या होता है कि अब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ गई है। किसके लिए? टेडी के लिए। अब उसके पास एक तो ये उसको हो गया यकीन कि इस हॉस्पिटल में 2 नंबर काम चल रहा है। मतलब जो रिपोर्ट उसको दी गई थी कि यूएस सेनेटर की तरफ से, वो बिल्कुल ठीक थी, इस हॉस्पिटल में गलत काम चल रहा है। और वो कहता है कि भाई अब मैंने यहाँ से ख़ुद तो निकलना ही है, लेकिन अकेला नहीं निकलूँगा, क्योंकि फेरी तो उसको अब स्टॉर्म इतना तो थम गया कि वो फेरी लेके निकल सकता है, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसको चक को भी साथ लेकर जाना है, वो अपने दोस्त को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब वो क्या करता है, अब वो आता है नीचे, ऑब्वियसली उस केव वगैरह से नीचे आया है, और अब वो डॉक्टर कॉले के पास जाता है। अब इस सब सीन में जो है वो नेक्स्ट डे आ चुके हैं, द डे नंबर 4। अब वो आके पूछता है कि भाई मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था चक, वो किधर है। मतलब डॉक्टर कॉलेज से आके पूछता है कि मेरा पार्टनर किधर है। तो वो कहता है कि कौन सा पार्टनर, तुम तो यहाँ आए ही अकेले थे, तुम्हारे साथ तो कोई पार्टनर था ही नहीं। तो अब इस बात पे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये इसने मुझसे कैसी स्ट्रेंज बात कर दी है। मैं और चक तो मिल के इधर आए थे, हम दोनों दोस्त, हम दोनों यूएस मार्शल्स एक साथ आए थे। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ तो कोई था ही नहीं, तुम तो अकेले आए थे। तो वो इतना हैरान था, वो एक और बंदे से, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं हॉस्पिटल के, उनमें से एक से पूछता है कि मेरे साथ जो बंदा था वो कहाँ चला गया। तो वो कहता है कि कौन, तुम्हारे साथ तो कोई था ही नहीं, तुम तो अकेले थे। तो मतलब अब उसको इतनी हैरानी हो रही होती है कि मतलब मेरे साथ एक बंदा था और सारे लोग अब कह रहे हैं कि तुम तो इस आइलैंड पे आई अकेले हो। तो वो कहता है पक्का इन्होंने चक के साथ कुछ किया, और इन्होंने चक को, उसको अब ये शक होता है कि वो जो लाइट हाउस था जिसको मैं देखने जाने वाला था, मैं नहीं गया, इन्होंने उस लाइट हाउस के अंदर चक को बंद किया, और वहीं पे ये लोग इलीगल काम कोई करते हैं जो चक के साथ अब हो रहे हैं। तो अब वो कहता है अब तो मैंने लाइट हाउस में जाना है और फिर मैंने यहाँ से निकलना है। ठीक है, अब वो उसको होता है कि मैंने निकलना है। तो वो क्या करते हैं, वो उसकी नज़र ना अपनी टाई पे पड़ती है। ठीक है, वो अपनी टाई उतारता है और आके ना बाहर गाड़ी खड़ी होती है डॉक्टर कॉले की, तो उसमें पीछे की तरफ जिधर से गैस आनी होती है वहाँ पे वो डालता है उसको, और वहाँ पे ना वो उसको आग लगा देता है, मतलब टाई को डाल के आग लगाता है। तो पूरी गाड़ी में एक ब्लास्ट हो जाता है। वो ये इसलिए करता है ताकि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, और सारे लोग जो गार्ड्स वगैरह हैं उनकी सबकी अटेंशन उधर चली जाए। तो सारे गार्ड्स की अटेंशन जब उधर जाती है, क्योंकि लाइट हाउस में भी एंटर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके बाहर भी गार्ड्स हैं, तो अब सारे गार्ड्स की अटेंशन जब इस गाड़ी की तरफ जाती है तो वो भागता है फेरी की तरफ, फेरी को देखने, लेकिन वहाँ से वो जा नहीं सकता, उसको चक को पहले रेस्क्यू करना होता है। फिर वो जाता है लाइट हाउस की तरफ, वहाँ पे भी अभी स्टिल एक गार्ड है। तो वो उस गार्ड को किसी तरह से मैनेज करता है, उससे लड़ के उसको लाइक जैसे सर पे मार के बेहोश करने से, और गन लेता है। गन लेने के बाद वो अंदर चला जाता है। गन अब उसके पास है अपने डिफेंस के लिए। अब वो लाइट हाउस के अंदर गया। अब लाइट हाउस के अंदर जाने के बाद वो क्या देखता है, उसको होता है कि अंदर मैं आऊँगा, कोई एक पूरा सीन क्रिएट हुआ होगा, वो होगा क्या, उसका फ्रेंड है, उस फ्रेंड के साथ पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो वो अंदर आता है तो पूरा लाइट हाउस एक ना बिल्कुल खाली सा होता है अंदर से, और वो अंदर जाता है तो उसको वहाँ पे डॉक्टर कोले मिलता है। अब वो कहता है, और वो भी ना एक बड़ी पुरसुकून सा माहौल बना के बैठा होता है। उसके पास एक डेस्क होती है और सामने वो बैठा होता है, चेयर लगा के, इर्द गिर्द पूरे सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई पिंक कलर के पेपर्स होते हैं, लगे होते हैं पूरे। अब वो क्या करता है, वो आता है, वो उसके हाथ में गन है, वो देख रहा है कि क्या, और वो कहता है मेरा दोस्त कहाँ है। तो वो कहता है भाई तुम तो अकेले आए थे, तुम्हारे पास तो कोई था ही नहीं। तो वहाँ उसके पास वो देखता है कि टेबल के ऊपर ना सारे वो चीज़ें पड़ी हैं जो क्लूज़ एडवर्ड ने इकट्ठे किए थे। उसकी डायरी जिसमें वो सारे क्लूज़ लिखता था, वो क्लू वाली चिट्स, उसके अलावा एंड्रयू लेडिस का इंटेक फॉर्म भी वहाँ पे पड़ा होता है। वो देखते हैं कि सारा कुछ इनके पास कैसे आ गया। तो वो उस पर चीखता चिल्लाता है कि मेरे दोस्त का मुझे बता दो, नहीं तो तुम्हें शूट कर दूंगा। उसके पास गन होती है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें जो है वो ज़्यादा वो हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गन तो वैसे भी खाली है, तुम्हारी गन में तो कुछ है नहीं। तो वो चेक करता है तो सच्ची में उसकी गन खाली होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है मतलब कोई बुलेट नहीं होती उसके अंदर। तो वो वहाँ पे कहता है कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, मतलब तुम सब कह रहे हो कि मैं यहाँ अकेला आया था, जबकि मैं तो अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था चक, हम दोनों मिल के यहाँ पे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और तुम ये मुझे क्या कह रहे हो। तो अब यहाँ पे जो वो बात उसको बताते हैं वो और ज़्यादा एस्टॉनिशिंग और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग है। क्या, वो कहता है कि भाई तुम तो कुछ इन्वेस्टिगेट करने आए ही नहीं थे, तुम तो यहाँ पे पेशेंट हो और तुम क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो इस बात पे तो वो मज़ीद हैरान होता है कि भाई ये इसने मुझे क्या कह दिया। तो वो फिर बताता है, उसको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। पूरी स्टोरी क्या एक्सप्लेन करता है, उस सामने ना उसने जो एक बोर्ड पे पिंक कलर के पेपर्स लगाए होते हैं वो उनको उतारता है। तो नीचे ना 4 नाम लिखे होते हैं, एडवर्ड डैनियल, उसके अलावा एंड्रयू लेडिस, रेचल सिलेंडो और डोलरेस चनाल, ये 4 नाम लिखे हुए हैं।
और ये चारों, वो कहता है कि ये पहले दो नाम एडवर्ड डैनियल्स और एंड्रयू लेडिस, ये एक दूसरे के एनाग्राम हैं, और रेचल सुलेंडो डोलोरेस चनाल भी एक दूसरे के एनाग्राम है। एनाग्राम क्या होता है कि दो वर्ड्स हों और मतलब एक नाम है जैसे एडवर्ड डैनियल्स और दूसरा नाम है एंड्रयू लेडिस, तो ये दोनों वो कह रहे हैं ऐसे नाम है कि इनके लेटर्स को आगे पीछे कर दें तो एक नाम से दूसरा नाम बन जाएगा। मतलब इन दोनों के लेटर्स एग्जैक्टली सेम है, लेकिन सिर्फ इनके स्पेलिंग में फ़र्क है, आगे पीछे किए गए हैं लेटर्स और फिर ही दो नाम बनाएंगे, तो इनको बोलते हैं एनाग्राम। तो अब वो कहते हैं कि दोनों नाम एक दूसरे का एनाग्राम है और ये दोनों नेम्स जो लड़कियों के हैं वो एक दूसरे की एनाग्राम है। तो इसका बताने, इस बात के बताने का मकसद ये होता है कि एडवर्ड डैनियल्स ही एंड्रयू लेडिस है और रेचल सुलेंडो ही डोलोरेस चनाल है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ इस पूरी सिचुएशन को कि डॉक्टर कॉले यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। उसने बताए चार नाम, पहले दो वो कह रहा है एक ही बंदा है, कौन? एडवर्ड डैनियल्स और एंड्रयू लेडिस। वो कह रहा है ये दोनों एक ही शख्स हैं। अब एडवर्ड डैनियल्स कौन था? ये यूएस मार्शल जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है, जिसका नाम टेडी है और जो कहता है कि मेरी वाइफ डोलोरेस की डेथ हो गई है और उसको मारा है एंड्रयू लेडिस ने, ठीक है। और एंड्रयू लेडिस कौन था? वही उसकी वाइफ का मर्डर और जो कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट है। अब तो वो कह रहा है डॉक्टर कॉले कि ये एक ही बंदा, तो ये सच में एक ही बंदा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कॉले। वो कहता है कि भाई तुमने, वो पूरी उसको स्टोरी सुनाता है कि कैसे रेचल सुलेंडो डोलोरेस है और कैसे ये दोनों एक ही हैं। वो कहता है कि जब तुम वर्ल्ड वॉर से वापस आए थे तो तुम्हारी वाइफ ने अपने 3 बच्चों को डबो के मार दिया था। जैसे कि रेचल सुलेंडो के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने 3 बच्चों को डबो के मारा था, तो इसकी वाइफ ने यानी कि डोलोरेस ने अपने और टेडी के 3 बच्चों को डबो के अपने ही घर के तालाब में मार दिया था। और जब वो तीनों मर गए तो उसके बाद, क्योंकि उसकी वाइफ थोड़ी सी मेंटली इल थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, एक पहले ही साइकोलॉजिकल पेशेंट थी, तो जब उसने अपने बच्चों को मार दिया तो टेडी को ये सिचुएशन समझ नहीं आई कि इसको कैसे हैंडल करना है। वो बहुत ज़्यादा लाइक कंफ्यूज हो गया, घबरा गया कि मेरी बीवी ने मेरे ही बच्चों को मार दिया। तो अब उसकी बीवी जो कि पहले ही मेंटली डिस्टर्ब थी, उसने टेडी को कहा कि मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रहने वाली कि मैंने अपने बच्चों को मार दिया, तो तुम ऐसा करो, मुझे मार दो, मुझे जो है वो इस अपनी ज़िंदगी से छुटकारा चाहिए, तो मुझे मार दो। उसने उसकी रिक्वेस्ट की और टेडी ने उसकी बात मान ली और टेडी ने उसको शूट कर दिया और वो मर गई, ठीक है। अब टेडी को उस वक्त से, क्योंकि उसको भी गिल्ट था कि मैंने उसको मारा, तो उसको लगता था, मतलब उसने अपने से स्टोरी क्रिएट कर ली कि मेरी बीवी को किसी एंड्रयू लेडिस नामी बंदे ने मारा, जबकि एंड्रयू लेडिस उसका खुद का नाम है। तो वो ठीक कह रहा है कि उसको उसने मारा है क्योंकि वो खुद एंड्रयू लेडिस है, लेकिन ये उसने स्टोरी बना ली कि कोई और बंदा था जिसने मारा था। ऑब्वियसली जब हम, ये साइकोलॉजी में एक चीज़ है कि जो चीज़ हम, जो सच्चाई हम फेस नहीं करना चाहते उससे हम भागते हैं। तो अब उससे भागने के लिए उसने अपनी रियलिटी, अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया और उसने अपना नाम जो है वो क्या रख लिया? एडवर्ड डैनियल्स रख लिया। और उसने कहा भाई मैं तो यूएस मार्शल हूँ, मैं तो वर्ल्ड वॉर में था, और मतलब पूरी कहानी उसने खुद से घड़ ली, अपने आप की पर्सनैलिटी ही उसने चेंज कर ली। और उसने फिर अपनी बीवी डोलोरेस, जिसको उसने मारा था, वो जो है उसने उसको कहा कि भाई मेरी बीवी को तो एंड्रयू लेडिस ने मारा था, एक और बंदे ने मारा था। तो यहाँ पे उसने अपनी रियलिटी से एस्केप ढूंढना शुरू कर दिया। डॉक्टर कॉले ये सारी सिचुएशन बताता है टेडी को, यानी कि अब आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, अब आप उसको एडवर्ड डैनियल्स कहें, अब आप उसको एंड्रयू लेडिस कहें। तो वो जब सारी सिचुएशन, ये सारी स्टोरी उसको बताता है, वो कहता है कि तुमने रियलिटी से एस्केप के लिए अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया और ये जो रेचल सुलेंडो की पूरी कहानी तुम्हें सुनाई गई थी, तो ये तुम्हारी ही बीवी यानी कि डोलोरेस की कहानी थी कि उसने अपने 3 बच्चों को मारा, और ये पूरी सिचुएशन तुम्हें जो सुनाई गई। और ये सारा मकसद इस सारी बातों का ये था कि किसी तरीके से टेडी की याददाश्त वापस आए, किसी तरीके से उसको अपना पूरा पास्ट याद है जो कि वो एस्केप करने की उससे कोशिश करे, उससे भाग रहे, उसको ये सारी चीज़ें याद आए। अब एक चीज़ याद आएगी तो ही हम उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं, तो उसको वो याद दिलाने के लिए ये सारी कहानी घड़ी गई थी कि ये पूरा एक केस उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। अच्छा, अब अभी भी हमारे पास एक चीज़ है जो कि मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, वो है चक की मिस्ट्री, कि चक को गायब हुआ, वो कह रहा था, वो तो चक को ढूंढने लाइट हाउस में आया था तो वो उसको मिला नहीं। फिर यहाँ पे डॉक्टर कॉले उसको कहता है कि डॉक्टर जो तुम्हें ट्रीट कर रहा था वो था डॉक्टर लेस्टर शिहान, वो तुम्हें ट्रीट कर रहा था, तो उसको बुलाया जाता है। तो वो कौन होता है? चक। चक आता है और वो कहते हैं कि ये तो डॉक्टर है, ये तो कोई यूएस मार्शल है ही नहीं, ये तो तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं, और ये तो तुम्हारा डॉक्टर है। तो पूरे वक्त में उसके साथ जो फिर रहा था उसका दोस्त बन के और यूएस मार्शल बन के, वो कौन था? उसका अपना डॉक्टर। तो वो उसकी हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस देख रहा था कि कितना उसको याद आ रहा है
कितनी उसकी प्रोग्रेस है और क्या कुछ वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसका डॉक्टर यानी कि जो चक बना फिर रहा था, जो कि एक्चुअली डॉक्टर शिहान था, वो नोटिस कर रहा था ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें मज़ीद जो है वो उसको सर में दर्द होना शुरू हो रहा था, फिर से उसको माइग्रेन का अटैक आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, उसको यहाँ पे पता है क्या लगता है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ गेम हो रही है, ये मेरे साथ अभी भी गेम हो रही है। वो इस चीज़ को जो है वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, ये सारी जो बातें उसको बताई हैं अभी भी उसको अपने साथ एक गेम लग रही है। क्योंकि सॉरी मैं पीछे एक चीज़ मिस कर गई थी बताना, वो ये कि केव में जब वो जाता है जहाँ उसको रियल रेचल सोरेंडो के नाम से एक औरत मिलती है, वो उसको यही बोलती है कि यहाँ से तुम भाग जाओ जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे भी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स दे के पागल किया, मैंने उस वक्त बोला था। तो वो कैसे पागल किया होता है, वो ड्रग्स कैसे देते हैं वो लोग कि जो भी खाना पीना जो चीज़ें दी जाती हैं, कोई पिल्स के नाम पे, कोई सिगरेट दी जाती है, कोई खाना पानी जो दिया जाता है उसमें ये लोग ड्रग मिलाते हैं। तो उसने इसको मना किया होता है कि अब तुमने इनसे सिगरेट्स नहीं लेनी, तुमने इनसे खाना पानी कुछ नहीं लेना, क्योंकि उसमें ही तुम्हें ड्रग्स देंगे और तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी, फिर तुम इनके पेशेंट बन जाओगे। तो वो क्या करता है, अब जब उसको वो पिल्स देने लगते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें माइग्रेन हो रहा है ये लो पिल्स, तो वो पिल्स नहीं लेता। वो कहता है, वो पिल्स को रेजिस्ट करता है, वो क्योंकि उसको पता होता है कि ये लोग मुझे इन्हीं में ड्रग्स डाल के दे रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि अभी वो स्टिल यही कह रहा है कि मेरे साथ गेम कर रहे हैं, मुझे अभी भी ये लोग साइकोट्रॉपिक ड्रग्स दे के पेशेंट बनाना चाह रहे हैं, वो इनसे बच रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि उसकी हालत उस वक्त बहुत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया, उसको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होता, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पूरी कन्फ्यूजन मेस क्रिएट हो गया उसके अंदर, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे जो पता है वो सब सच्ची कहानी है या ये जो मुझे बता रहे हैं ये सब सच्ची कहानी है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो 3 साल से टेडी इसी हॉस्पिटल में है और यहीं का पेशेंट है, और अब उसको ये पूरी कहानी इसलिए घड़ी गई थी ताकि उसको याद आए अपनी पूरी सिचुएशन, जिसको कि वो एस्केप करे, जिसको वो भूल रहा है, भाग रहा है उससे। तो वो अभी भी नहीं मानना चाह रहा, लेकिन फिर भी उसको किसी तरीके से सिडेटिव्स दे दिए जाते हैं थोड़े से, जिनसे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और नेक्स्ट जब वो उठता है, जब वो बाद में उठता है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एंडिंग आ रही है। और लेकिन इसकी एंडिंग इतनी कोई क्लियर नहीं है, इस नावल की एंडिंग लाइक बहुत ही वेग एंडिंग की गई है और ऑडियंस पे छोड़ा गया है कि वो क्या समझते हैं एंडिंग में क्या हुआ। एंडिंग क्या है कि अब वो आया है, अब वो एक बेंच पे बैठा है, ठीक है, वो एक बेंच पे बैठा है और चक उसके पास आके बैठता है। तो वहाँ पे अब सामने की सीन क्या है कि डॉक्टर कॉले सामने खड़ा है, अब डॉक्टर शिहान जो कि चक है वो भी वहीं खड़ा है, और कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि जिनके पास एक आप कह सकते हैं पूरा, वो लोग ना एक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। किस चीज़ के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने अब एक काइंड ऑफ सर्जरी है वो परफॉर्म करनी है, और वो है लेबॉटमी। लेबॉटमी क्या चीज़ है कि ये लोग इनके पेशेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये लोग उनकी प्रीवियस मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। उनके ब्रेन के वो पार्ट्स जो हैं उनको कट कर दिया जाता है जिसमें कि बुरी मेमोरीज़ होती हैं और जो कि उनको बार बार हॉन्ट करती हैं, तंग करती हैं, वो प्रीवियस मेमोरीज़, उनको ये लोग बिल्कुल इरेज कर देते हैं उन मेमोरीज़ को लेबॉटमी के प्रोसेस के थ्रू। और ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसमें ब्रेन को ट्रीट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है उसके साथ, और इस तरीके से जो अनवांटेड मेमोरीज़ और जो टेरिबल मेमोरीज़ हम कह सकते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो अब लेबॉटमी जो है उसका प्रोसीजर होने लगा है किसके साथ, एडवर्ड डैनियल्स, एंड्रयू लेडिस, जो भी आप कहना चाहें, टेडी कहूँगी ईजिली, उसके साथ अब ये पूरा लेबॉटमी का प्रोसीजर होने वाला है। तो वो जो है वो उधर बैठा हुआ है उस बेंच के ऊपर, चक यानी कि डॉक्टर शिहान आके उसके साथ बैठते हैं और उनको वो क्या क्या कहते हैं, जो टेडी है वो शुरू में तो कहता है कि मतलब ठीक है, मतलब हामी भरता है लेबॉटमी के प्रोसीजर के लिए। तो यहाँ से ही जो डॉक्टर शिहान है वो खुश हो जाता है कि इसके अंदर चेंज आ गया, या इसने अपनी एंड्रयू लेडिस वाली पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और इस पूरी बात, पूरी स्टोरी मान ली है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो क्या कहता है, थोड़ी देर बाद वो चक को कहता है कि हमें यहाँ शटर आइलैंड से भागना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। ये हॉस्पिटल वाले जो हैं ये सब लोगों को साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, मतलब वही अपनी पूरी स्टोरी जो थी उसमें आ जाता है। वो पूरी बात तो नहीं करता, वो इतना कहता है कि हमें शटर आइलैंड से जाना होगा, जितना जल्दी हो हमें फेरी लेके निकलना होगा। तो चक जो होता है उसको पता चल जाता है कि अपनी वापस एडवर्ड वाली पर्सनैलिटी में आ रहा है, तो बस वो सिर्फ कहता है ओके ठीक है हम निकल जाएंगे, मतलब इतना ही बोलता है और वहाँ से उठ जाता है। अब जो टेडी है वो वहीं बैठा हुआ है और सिर्फ वो दिखाते हैं एंड में कि वो लाइक उनकी तरफ चल के आ रहा है डॉक्टर कॉले की तरफ, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हुई है इसकी एंडिंग, और इसकी एंडिंग बिल्कुल भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया कि
टेडी ने अपनी कौन सी पर्सनालिटी को एट द एंड चूज़ किया? क्या वो एडवर्ड डेनियल्स ही रहा है या क्या वो एंड्रयू लेडिस बन चुका है? कौन है वो एक्चुअली? और ना ही ये बताया गया है कि इसमें से रियल ट्रू स्टोरी थी कौन सी, मतलब क्या एडवर्ड डेनियल्स ही था, वो यूएस मार्शल ही था, और क्या उसको सच में ऐसा झूठ मूठ की कहानी सुना के उसको ये पेशेंट बनाया जा रहा था, या क्या वो सच में एक पेशेंट था और उसको जो है वो ट्रीट किया जा रहा था? तो ये चीज़ जो ये ऑडियंस पे छोड़ दी गई है कि हर शख्स को क्या लगता है, राइटर ने ऑडियंस को छोड़ दिया लाइक फ्री कि वो सोचें कि इनमें से कौन सा ओपिनियन ट्रू है, क्या डॉक्टर कॉले का ओपिनियन ट्रू है या एडवर्ड डेनियल यानी कि टेडी का। सो आप लोग क्या समझते हैं वो आप लोग अपने हिसाब से एंडिंग कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल में वो एक पेशेंट ही था, टेडी एक पेशेंट ही था और उसको ये लोग इसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। मतलब एंडिंग में जो हमें थोड़ा बहुत बताया गया है, आई थिंक वही एक इसकी प्रॉपर स्टोरी थी, बट स्टिल हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं आप लोगों के बाकी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।